आज की हमारी कहानी के हीरो है एक ऐसे शख्स जिन्हें माता पिता को खोने के बाद अपनी पढ़ाई से किनारा करना पड़ा और जॉब के लिए मुंबई तक का सफर भी तय किया। फिर सरकारी सेवा में चयनित हुए। आप देख पा रहे होंगे ये इनका आशियाना है। हालांकि आमतौर पर ग्रामीण परिवेश में अधिकांशतः ऐसा ही आशियाना में देखने को मिलता है, परंतु यहाँ पर धन्यवाद इस बात के लिए है कि इन्होंने कभी भी अपनी परिस्थिति को अपने सपनों में बाधक नहीं बनने दिया और इसी जगह बैठकर यहीं पर इन्होंने पढ़ाई करी और अपने सपनों को साकार किया। तो सहज होकर पूरा वीडियो देखिए और अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइए। और अगर आपके पास ऐसे ही होनहार शख्स है जिन्हें आप जानते हैं, उनकी संघर्ष की कहानी को उजागर करने के लिए हमें सूचित कर सकते हैं सुरेंद्र पॉडकास्ट @gmail.com पर। साथ ही व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं आप 7727884935 पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस संघर्ष भरी कहानी को। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुरेंद्र पॉडकास्ट पर। साथियों, प्रत्येक रविवार हम अपने पॉडकास्ट पर ऐसे लोगों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं जिन्होंने अपने संघर्ष के दम पर अपने जीवन में कुछ न कुछ सफलता अर्जित करी है, या यूं कहूं इन्होंने असफलताओं को पीछे छोड़ते हुए अपने सपनों को साकार किया है। इनकी कहानियां हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपने इतने कम समय में अपने इस पॉडकास्ट को इतना प्यार और स्नेह दिया, इसके लिए हम आपके हार्दिक आभारी हैं। मैं आपसे सिंपल एक इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप वीडियो देखते हैं, साथ ही साथ इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, आज अपने छोटे भाई जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी आप इन वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनको भी इन कहानियों के बारे में पता लग सके और वो भी अपनी तैयारी के अंदर एक बेहतरीन धार दे सके, या यूं कहूं उनकी तैयारी के अंदर एक बेहतरीन परफेक्शन आ सके। और वो परफेक्शन आएगा इन कहानियों के द्वारा। एकमात्र ऐसा चैनल है यूट्यूब के इतिहास के अंदर जो गांव देहात के साथी हैं, इनके संघर्ष की कहानी को आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता है। आज के हमारे मेहमान हैं शिवलाल जी धाकड़। शिवलाल जी, सबसे पहले सुरेंद्र पॉडकास्ट पर आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सबसे पहले आपका परिचय बता दीजिए सर एक बार। मैं शिवलाल धाकड़, अध्यापक L2 सामाजिक से हूँ और जतीपुरा से रहने वाला हूँ, सरवार तहसील में मेरा ये गांव पड़ता है, छोटा सा गांव है। और मेरी अभी वर्तमान में पोस्टिंग देवड़ी ब्लॉक के थावड़ा PO क्षेत्र में है, श्रीनगर। शिवलाल जी, एक बार हम बचपन की तरफ चलते हैं। बचपन कैसा रहा आपका? बचपन सर ऐसे सामान्य रहा जो राजस्थान के अन्य बच्चों का रहता है, जैसे टायर चलाना, मिट्टी में खेलना और भी जितनी भी बदमाशियाँ हो सकती है वो सब करना। मतलब सारी बदमाशियाँ, कि कोई कमी नहीं रह गई बदमाशी इतनी। बचपन में पढ़ाई में कैसे थे आप? बचपन से ही सर मैं बहुत ही मतलब जीनियस था। अच्छा। कि कक्षा 8 तक तो बिल्कुल मतलब सुप्रीम प्रतिभा था सर। अच्छा। मतलब टीचर को भी एक बार तो ऐसे ताजुब होता था कि इतना मतलब होशियार कैसे हो सकता है गांव का एक बच्चा। अच्छा। कक्षा 8 तक तो सर। और अच्छी मेमोरी थी जो कि अभी भी है। अच्छी मेमोरी की मतलब वही एक मेरी ताकत थी जिसने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। मतलब मेमोरी मेरी अच्छी थी। अच्छा सर, सादगी जीवन में यह है कि मतलब माता पिता से सीखा ये चीज़ कि मतलब ना तो किसी का गलत करना और अच्छा खाना, अच्छा रहना और मतलब अपने हिसाब से जीना, जितना अपने पास में संसाधन है उसके हिसाब से जीना। मेरे पिताजी से सीखा सर। अच्छा। मतलब इतना सादगी थी उनके जीवन में कि 1 रुपया भी फिजूल खर्च नहीं करते थे। इतना मतलब यहाँ पे ऐसे गए कि जैसे कंजूस हो, लेकिन किसान में ऐसा नहीं होता है। फिर भी सर मेरे पिताजी इतने अच्छे थे कि 1 रुपया भी फालतू खर्च नहीं करते थे और हमें भी यही सिखा के गए। दोनों भाई आज उसी तर्ज पे चल रहे हैं आज तक, कि जो पिताजी सिखा के गए उसी तर्ज पे चल रहे हैं। एक पैसा भी अगर कहीं लगा रहे हैं तो सोच समझ के कि इसका क्या परिणाम होगा। कितने भाई आप? 2 भाई है सर, एक बड़े हैं जो खेती करते हैं। अच्छा, कभी आपने भी खेती करी है? हाँ सर, करी है। 2-3 साल तक तो साथ दिया है। हालांकि ट्रैक्टर से तो चलाना मतलब मेरे भाई ने सिखाया नहीं। उनका ये मानना था कि भाई तू बाहर ही काम करे और बाहर से ही कमा के लाए, बाहर से 2 पैसा बाहर से आए, ये सोच के उन्होंने मेरे को सिखाया नहीं ट्रैक्टर वगैरह तो। लेकिन जैसे सिंचाई वगैरह या दूसरा काम खेती का या उनकी हेल्प करना खेती में काम तो किए हैं सर। जैसे तैयारी के साथ में भी पूरा काम करते थे, खाली समय मिलता तो उसमें पढ़ाई करते थे। आज भी करते हैं आप खेती? हाँ, आज भी जब समय मिलता है तो करते हैं। दीपावली छुट्टियों में भी सिंचाई की थी सर, पहली सिंचाई की थी और जब भी टाइम मिलता है करते हैं। अच्छा, इसका मतलब आप खेती से जुड़े हुए हो ना? खेती से जुड़े हैं। पढ़ाई की बात करूं, पहले से 5वीं तक आपने गांव में करी, उसके बाद आप गांव के अंदर स्कूल थी नहीं तो आप बाहर गए, तो गांव के अंदर 5वीं तक करी, उसके बाद कहाँ गए थे आप पढ़ने के लिए? शहर गया था जी, राजकीय उच्च प्राथमिक, उस समय 8वीं तक की थी शहर में।
राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शहर से 6 से 8 पढ़ी मैंने, कक्षा 8 तक। और फिर मतलब उच्च शिक्षा के लिए फतेहगढ़ 9वीं से 12वीं के लिए। तो उस समय राजकीय माध्यमिक विद्यालय था फतेहगढ़ में उस समय। और जब हम 11th में आए तो उसी समय वो उच्च माध्यमिक में परिवर्तित हो गया। तो फिर हमने 12वीं तक की पढ़ाई फतेहगढ़ से की है, जब वो किले में स्कूल संचालित होता था। अभी मतलब किला जर्जर हो गया तो अभी बाहर होने लग गया, उस समय किले में होता था। अच्छा, 12वीं आपने वहीं से करी। हाँ, 10th के अंदर आपके परसेंटेज थे 45। 10th में मेरे 45 थे, क्योंकि आधे से ज़्यादा बार तो मैंने मतलब बेसे चढ़ाई है, क्योंकि परिवार का सहयोग करना पड़ता। उस समय परिवार की स्थिति भी ऐसी हो गई थी कि आधे से ज़्यादा बार मतलब भैंसों में जाना पड़ता था। सबके साथ होता है ये, बचपन जैसे ही खत्म होता है तो आदमी की संगत होती है वो, तो उस संगत से मतलब इधर उधर घूमना फिरना वो हो जाता है ज़्यादा पढ़ने के स्थान में, उस वजह से भी हो गया। 2007 में आपने 12वीं पास करी, उस समय आपकी शादी हो गई। तो शादी का ये सिस्टम कैसा बैठा आपका, थोड़ा वो कहानी बताइए ना एक बार। शादी का देखिए, मेरे मतलब कक्षा 12 में था मैं उसमें, और जब देखने गए लड़की तो मेरे पास में मतलब 2 ही ड्रेस थी, एक स्कूल ड्रेस थी और दूसरी वाली एक टी शर्ट और एक जीन्स थी, जो मेरे पिताजी ने मतलब लगभग वो उस समय शायद 85 रुपये में खरीदी थी दोनों को मिला के। अच्छा, 25 रुपये की जीन्स और 25 रुपये की टी शर्ट, क्योंकि आर्थिक स्थिति देखो घर वालों की ऐसी थी। मैं 9th से 12th तक पढ़ा ना, तो एक साइकिल की सीट कवर डलवाने का भी मतलब वो नहीं था, इतना मतलब स्थिति थी। तो उस समय मतलब वो जो टी शर्ट में पहन के गया था तो उसमें भी यहाँ पर एक छेद था, अच्छा, गोल वाला छेद, आज भी याद है मुझे। और मतलब ये स्थिति थी उस समय 12वीं तक। और 12वीं के बाद से तो मैंने मतलब थोड़ा साइड जॉब पे ध्यान दे दिया कि थोड़ा बहुत अपने को भी कमाना है, साथ में चले पढ़ाई इस तरीके से। जो 10वीं के 45 थे वो भी अच्छे थे उस समय के, देखे तो मतलब उस समय का जो होता है ना उसके हिसाब से तो अच्छे ही थे। और अभी ग्रेजुएशन में 50 थे तो उस समय के हिसाब से तो सही थे, वो उच्च दर्जे के थे। लेकिन अभी तो क्या है ज़्यादा बढ़ने लगे, 75 80 तक एसएस में भी बढ़ जाते हैं लोगों के, आर्ट्स में भी, उस समय नहीं बढ़ते। 12वीं के बाद में आपने बीए करी, बीए आपने केकड़ी से करी। ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी से। बीए के बाद में आपने बीएड नहीं करी, उसके पीछे कारण था आपके पिताजी की मृत्यु, गैप रहा आपका 3 साल का जी। थोड़ी वो बताइए ना एक बार परिस्थिति। 12वीं पास करने के बाद बीए करी आपने, और कैसे बीए किया आपने इस चीज़ को। बीए के बाद में जैसे हमने काउंसलिंग करवाई तो 2000 रुपये में काउंसलिंग तो करवा दी, लेकिन टैगोर कॉलेज अलॉट हो गया हमारा। और उसके बाद में जब 20,000 जमा होने थे, मतलब 22,000 कुल लगते थे, उसमें 1 साल की बीएड होती थी, तो जो 20,000 जमा होने थे तो उसी समय मतलब जैसे कॉलेज अलॉट हुआ 1-2 दिन में पिताजी की डेथ हो गई। तो वो डेथ होने से फिर वो फीस जमा नहीं करा पाई, और 2010 में ही ये सोच लिया कि अब अपनी पढ़ाई का एंड हो गया, मतलब अब अपने को कमाना ही है। मतलब आर्थिक स्थिति की वजह से आपने। हाँ, आर्थिक स्थिति बहुत डाउन थी, और फिर पिताजी का मृत्यु हुआ वगैरह, तो ये सोच लिया था कि अब अपने मतलब पढ़ाई के क्षेत्र का एंड हो चुका है, अब अपने को सिर्फ कमाई करनी है। तो जो ग्रेजुएशन के दौरान 3 साल में मैंने मोबाइल रिपेयरिंग सीखी थी। अच्छा, और उससे कुछ कमाने भी लगा था, मतलब इतना तो नहीं, पर 4-5 हज़ार रुपये महीने का, जिससे खर्चा चल जाता था मतलब अपना खुद का। तो उस हिसाब से मैंने सीधा जैसे ही पिताजी का काम से समाप्त हुए महीने की वो हुआ कार्यक्रम, उसके बाद मैंने केकड़ी सत्यम कंप्यूटर पे मोबाइल रिपेयरिंग के लिए ज्वाइन कर लिया था कि हाफ में मतलब जो रिपेयरिंग का पेमेंट आता है उसमें हाफ आपका रहेगा, हाफ हमारा रहेगा। मतलब विप्रो कंपनी में जॉब निकली और उसमें मैं सेलेक्ट हो गया, और मुंबई सीधा संचार इन्फोटेक का हार्डवेयर इंजीनियर बन गया। अच्छा, मतलब एक बिना किसी डिग्री के। ये खबर गांव में पहुंची तो लगा नहीं कि यार बम्बई गया लड़का तो। हाँ, मतलब था ना उस समय सर, अच्छी पोस्ट थी, मतलब ऐसे अगर एक तरीके से देखें हम तो हार्डवेयर इंजीनियर जो नाम था वही मतलब बहुत काफ़ी था। गाँव में तो ये लगने लगा था कि अच्छी पोस्ट पे है। और काम भी किया मैंने 2011 से 13 तक, मतलब 2012 एंड तक लगभग काम भी किया मुंबई वहाँ पर संचार इन्फोटेक में, बहुत कुछ सीखा लैपटॉप रिपेयरिंग में। सैलरी क्या थी उस टाइम आपकी? सैलरी सर 11-12 हज़ार रुपये थी, और जब छोड़ा ना उस समय तक तो मेरी 26 हज़ार के लगभग हो गई थी। तो भी आप छोड़ के आ गए? तो भी मैं छोड़ के आ गया था, क्योंकि मतलब जो पैसे कमा रहे थे उससे तो ब्याज भी नहीं चुक रहा था, जो आर्थिक मतलब अपने ऋण था ना उसका ब्याज भी नहीं चुक पा रहा था। कि मतलब जिसको एक को दिए तो वो भी जमा, उसके बाद भी उतना ही मांगता है, ये स्थिति थी। कर्जा रखा था आपके ना? हाँ, तो मैं खेती में आ गया। खेती में आए तो सर 1-2 साल में ही पूरा कर्जा समाप्त। खेती में उस समय पैदावार ही अच्छी हुई थी, क्योंकि वो जो अकाल का समय था 2008 वाला 3 वाला वो समाप्त हो चुके थे, और 2011-12 से थोड़ी ग्रोथ चालू हुई थी फार्मर्स की, तो उस हिसाब से अच्छी पैदावार हुई, क्रांति भी आ चुकी थी तब तक, जैसे पाइपलाइन वगैरह, इंजन वगैरह। तो उस समय अच्छा जीरा हुआ और अच्छी सरसों हुई पहली बार में,
जैसे ही पहली बार बोई तो अच्छी सरसों की पैदावार होती है यहाँ पर, ज़मीन भी हमारे यहाँ पर अच्छी है। तो एक ही बार में सर सारा कर्जा समाप्त हो गया। फिर मतलब भाई वगैरह ने इन्होंने भी फोर्स किया कि तुम्हें मतलब पढ़ना ही चाहिए। नहीं, आपके दिमाग में नहीं है कि यार भाई खेती में इतनी पैदावार होती है, क्यों पढ़ाई की तरफ माता बच्चे करे फालतू में और खेती सर कर लेते जैसे हैं? मैं मतलब एक वाक्य बताता हूँ आपको। मुंबई से आया था तो मैं केकड़ी से, उस समय शहर से केकड़ी की बस चलती थी, 10 रुपये में ले जाती थी, 10-15 रुपये लेती थी। तो मैं जैसे केकड़ी से शहर बस स्टैंड उतरा तो ये सावनलाल बेरवा था हमारे साथ, कक्षा 7 था जो, वो मतलब उसके कक्षा 7 में सप्लीमेंट्री आई थी, क्योंकि उस समय मतलब आरटी लागू नहीं था। जब मैंने 2005 पूछा कि आप क्या करते हो तो उसने कहा कि मतलब मैं टीचर हूँ। फिर हम तो कक्षा में पहले स्थान आते थे और हमारे जो उस वह जो कक्षा थी सर ऐसी थी कि उसमें कक्षा पहले स्थान से 10वें स्थान तक के 1-2 बच्चे ही छूटे हैं, बाकी सब आज गवर्नमेंट जॉब में है। एक कक्षा से इतने सारे गवर्नमेंट जॉब में भी मतलब मेरे यहाँ पे अध्ययन करता हूँ ना आसपास पे, तो किसी कक्षा से नहीं लगे इतने जॉब जितने उस एक क्लास से लगे थे। और फिर सावनलाल बेरवा को टीचर बने देखकर मैंने सोचा कि आसान तो है नौकरी, जो लोग कहते हैं कि मतलब बहुत हार्ड होता है नौकरी पाना, तो इतना हार्ड भी नहीं है कि सावनलाल बेरवा लग सकता है, तो मतलब हम तो लग ही सकते हैं। क्योंकि उसका 84 बच्चों में जिसके सप्लीमेंट्री आई वो एकमात्र के, और वो अगर टीचर बन गया तो फिर बाकी तो बन ही सकते हैं। मतलब वो सुन तो रखा ही था, इसलिए आवाज जाते सिर पर पड़त मेरे साथ, तो कुछ होना तो है ही है। 2013 मैंने वापस से मतलब बीएड कर लिया और वापस बीएड के लिए अप्लाई किया, नंबर आ गया वापस टैगोर कॉलेज एडमिट हो गई। टैगोर कॉलेज से बीएड की और उसके बाद सर वापस जॉब स्टार्ट कर दिया प्राइवेटली। फिर 2015 में जो मतलब रीट दिया था तो उस समय सामाजिक रीट भी नहीं थी और हिंदी की 100 सीट थी ओनली, जो भी बीकानेर जिसमें इधर थी। मेरे तो हिंदी भी नहीं थी, मेरे तो ओनली एसएस थी। तो ओनली एसएस में लगने वालों के लिए तो वो वैकेंसी नहीं थी, ना के बराबर थी। फिर वापस से कुछ जॉब वगैरह स्टार्ट की, जैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना 2 साल अंग्रेजी, वहाँ पर भी मतलब सैलरी को लेके बैठा नहीं। फिर पंचायत समिति में संविदा पे ऑपरेटर लगना, और उसके बाद जैसे ही वो भर्ती आई 2017 वाली, तो उस समय वापस घर आ गए थे एक बार तैयारी करने के लिए। जैसे 48 दिन थे मेरे पास की, 48 दिन है ये रीट आ गई। तो उस 48 दिनों में मतलब तैयारी कर रहे थे कि एक ट्रॉफी हो गई क्रिकेट की। अच्छा। वो नासुर बन गए एक तरीके से, कहें कि वो 8 दिन जो ट्रॉफी में खराब किए, वरना उस समय मेरा सिलेक्शन हो जाता, एक आधे नंबर से ही रहा था। तो वो क्या कि उसमें ग्रेजुएशन का भी वेटेज था, मतलब 70% कॉम्पिटिशन एग्जाम के और 30% ग्रेजुएशन के। तो ग्रेजुएशन के मेरे 50% के थे, तो इधर 15 जुड़े और उधर से करके मेरे 1-1.5 नंबर कम रह गए। हालांकि मेरे से कम नंबर वाले, जैसे मेरे 117 नंबर आए थे उस एग्जाम में, तो 115 वालों का भी सिलेक्शन हो गया। तो उस समय बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि मतलब 115 वाले का सिलेक्शन हो गया, हम रह गए, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। लेकिन सर उसको भूलना पड़ता है। फिर 2019 में वापस सुबुकार हुई रीट की, और 2021 में जाके कुछ मतलब भर्ती हुई वो पात्रता वाली। तो उस समय क्या ये बोला था कि भाई एक ही भर्ती से करेंगे भर्ती को, तो वो भी पेपर आउट की वगैरह से वजह से 2021 में वापस रद्द हो गई। और जो दोबारा वापस से पात्रता आयोजन होनी थी कि अब 2 एग्जाम होंगे, उसी भर्ती में इतने नियम बदले सर, इतना परेशान किया कि अगर दूसरा होता तो भाग ही जाता, छोड़ चढ़ा के था मुझको कि लो तुम्हारी भर्ती तुम पकड़ो यार। मतलब एक ही भर्ती में कि पहले एक एग्जाम से होगा, फिर उसको रद्द कर देना, और 1 से 5 में तो ज्वाइनिंग देगी, 6 से 8 वाले हमारी रद्द हो गई। उसमें 126 नंबर आए थे 130 में से, वो रद्द हो गई। फिर जब पात्रता वापस हुई 2022 में, उसमें 150 में से 130 नंबर आए थे मेरे, यानी और ग्रोथ हुई थी। 100 मतलब 21 में जब आपका वापस से मेन एग्जाम होना था, उस समय घर से खबर आई कि आपकी माताजी की मृत्यु हो गई है। उस दौरान आप विचलित हो गए और आपकी पढ़ाई थी वो बाधित हुई। थोड़ी वो कहानी बताइए एक बार। हाँ सर, मैं तो घर पे ही हमेशा मैंने घर पे ही पढ़ाई की है, मतलब कभी ना तो कोई कोचिंग वगैरह की। और जब भी 1-2 दिन गया एक दोस्त के साथ, केकड़ी तो मेरे बैठा नहीं, मतलब वो क्या पढ़ा रहे हैं मेरे क्या समझ में आ रहा, कुछ बैठा नहीं था। तो मैंने तो घर से ही पढ़ाई की, जैसे यूट्यूब वगैरह से सहारा लेके, किसी टॉपिक का नहीं समझ में आ रहा तो यूट्यूब से सहारा लिया, या टेलीग्राम पे जो क्विज देना वगैरह। तो उस समय सर जैसे मतलब भर्ती रद्द हुई है, तो भर्ती रद्द होने का दुख था कि मतलब एक भर्ती रद्द हो गई अपनी अच्छी तैयारी वाली, और दूसरा सर उसी समय माँ एक्सपायर हो गई। तो माँ एक्सपायर होने से भी मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे लगा कि यार अब तो पढ़ाई छोड़ ही देनी चाहिए, क्योंकि परिवार पहले आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उसके ऊपर फिर माँ एक्सपायर हो गई, और एकदम से चले जाना मतलब अपने चलती फिरती में थोड़ा विचलित तो हुआ ही सर। मतलब पढ़ाई छोड़ने का ही मन कर दिया था उस समय। मेरे घर वालों को तो विश्वास था कि एक दिन मतलब सर्विस तो लगनी है इसकी, और एक विक्रम सिंह जी राठौड़ थे, उनको विश्वास था, एक शंकर को विश्वास था जो कंपाउंडर है, उनको भी विश्वास था। तो वो लोग मतलब सपोर्ट भी करते थे, बोलते भी थे कि पैसे टिके ले ले, लेकिन मैं खुद ही नहीं लेता था। लेकिन मतलब कहते तो थे
लेकिन मैं घर पे पढ़ाई करता था, मुझे घर पे अच्छा लगता था। नौकरी लगने से पहले लोगों का रवैया कैसा था आपके प्रति और आज कैसा है? सर लोगों का रवैया जो देखिए मतलब अच्छा ही था मेरे लिए, तो मतलब करीब करीब अच्छा ही था। कुछ अपवादों को छोड़ दिया हम गाँव में तो ज़्यादातर क्या कि सर मेरा उदाहरण देते थे, मतलब मेरा इरादा नहीं था। मेरा तो इरादा है कि मुझे पता है अच्छी तरह से कि अगर आपको पैसे कमाने हैं ना तो व्यापार में जाना चाहिए, और मैं खुद भी व्यापार में जाने का इच्छुक था। लेकिन लोग मेरा उदाहरण देते थे कि ये इतना होशियार हो कि ये नौकरी नहीं लगा तो तू कहाँ से लगे। अपने बच्चों को लेके मेरा नाम लेके चिढ़ाते थे कि वो ही नहीं लगा तू क्या लगेगा। तो मैं एक उदाहरण नहीं बनना चाहता था अपने आप में कि हम मतलब असफल रह के यहाँ पे लोग अपना उदाहरण दे, क्योंकि होशियार था पढ़ने में सर, तो फिर मतलब जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अगर हम साबित नहीं कर पाए अपने आप को तो लोग जयपुर भेजते ना किसी बच्चे पहले ये कहते थे उसको कि यार वो ही नहीं लगा तो क्या करेगा जयपुर जाके। लेकिन आपके प्रेरणा स्रोत रहे एक फेलियर विद्यार्थी जिनकी सप्लीमेंट्री आई। हाँ सर, वो मतलब उसकी वजह से ही मैं तो ये कहूँगा कि वो अगर मेरे को नहीं मिलता टीचर बन के तो मैं तो इस मतलब नौकरी वाली लाइन में तो आता ही नहीं, क्योंकि मैं तो छोड़ छाड़ के जा चुका था। आज बात होती है आपकी उनसे? हाँ होती है सर, मिलते हैं, अभी यही पोस्टिंग है अपने, तो यार रास्ते में मिल जाते रोजाना। और शंकर भी लगा था, शंकर भी मतलब एक तरीके से फेलियर ही था पहले, जो LIC में सिलेक्ट हुआ 22 में, तो वो भी एक तरीके से फेलियर ही था। लेकिन मेरी तरह ही वो पढ़ाई छोड़ चुका था, अपना प्राइवेट सेट कर रहा था, और उसके घर वाले उसको भी खेती में नहीं आने देना चाहते थे मेरी तरह। तो कहीं ना कहीं उसका भी संघर्ष था, और उसने जो उसका जो सिलेक्शन हुआ उसने मेरे को मोटिवेट किया फिर कि अब तू ही बचा है सिर्फ अपने क्लास से, और तू तो पहला स्थान भी आता था, मतलब हम तो तेरे पीछे थे। लेकिन मेरे क्या कि पहले ही आर्थिक स्थिति जैसी है तो ज़्यादा पैसे खर्चा करके मतलब ये भी नहीं था कि घर वालों को परेशान कर दूँ। सही बात है। 5-7 हज़ार रुपये शहर में रह के मतलब कि घर वालों पे बोझ बढ़ जाए, ऐसा भी नहीं था। वरना सपोर्ट करने वाले तो बहुत थे सर, जैसे विक्रम सिंह। आप यही घर पे रह के पढ़ाई करी आपने? हाँ ना? सर, हमेशा घर पे रह के पढ़ाई की, और अच्छा सहयोग रहा लोगों का। जैसे विक्रम सिंह जी है तो किताबें वगैरह ला के देना, और भी कुछ मतलब फल वगैरह ला के देना, सब पूरा सपोर्ट था उनका। और ये भी कहते थे कि भाई मतलब जयपुर जाना चाहूँ तो हम पैसे दे देंगे। जैसे शंकर लाल है, विक्रम सिंह जी है, तो अच्छे लोग भी होते सर। तो जो लोग आज तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग कैंडिडेट अलग अलग फील्ड की वो तैयारी करते हैं। मेरा पर्सनली ये सवाल है कि जो लोग सरकारी सेवा की तैयारी करते हैं और वो सफल नहीं हो पाते हैं, कई लोगों का ये सवाल है कि यार सफल नहीं हो पाते तो उसके बाद क्या उनका जीवन खत्म हो गया? नहीं सर। दूसरी चीज भाई, वो लोग तैयारी करते हैं और तैयारी में कुछ ना कुछ इनकी कमी रह जाती है। भाई पढ़ाई सब करते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो भाई पढ़ाई नहीं करता है और मस्ती मारता है। 2% ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं। सीरियस कैंडिडेट पढ़ाई करते हैं और वो नौकरी नहीं लग पाते हैं, और वो चाहते हैं कि यार मैं कुछ ना कुछ प्राइवेट जॉब कर लूं। आप कितना महत्व देते हो सरकारी नौकरी को और प्राइवेट नौकरी को? देखिए सर, ये तो समाज का नजरिया है कि सरकारी नौकरी, वरना आप अगर सरकारी नौकरी से हट के देखो ना, जो लग गया उससे पूछो, या फिर आप मतलब खुद एक है ना अध्ययन करो अर्थशास्त्री की तरीके से, तो सरकारी नौकरी कुछ भी नहीं है। मतलब ये तो एक समाज का नजरिया बन गया कि मतलब गवर्नमेंट टीचर है तो ही उसकी शादी करेगा। सर मैं एक आपको उदाहरण बताता हूँ मेरे साथी का, जो मेरे मतलब एक साथ जब हम स्टडी कर रहे थे तो मेरे साथ ही था, और मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि से भी जुड़ा हुआ आदमी, एक मेरे परिवार से जुड़ा हुआ आदमी आसाराम पिपरोली, जो कि सर मेरे साथ ही जब मैं ग्रेजुएशन में था तो वो 12th में था, उसकी साइंस बायो थी, और वो फेल हो गया था। साइंस बायो में फेल होके मतलब आदमी क्षेत्र चेंज कर लिया उसने, पढ़ाई से दूर हो गया, ITI की, जयपुर गया। और आज सर एक आप चाहे आप RS को लो, IAS को लो, चाहे किसी को भी ले लो, आपके गवर्नमेंट सर्वेंट को, उस बंदे से ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता, और उस बंदे से ज़्यादा संपत्ति भी अर्जित नहीं कर सकता। तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ एक जॉब में, मतलब प्राइवेट जॉब भी इतनी ताकत है। आप अगर सब्जी का ठेला भी लगाओगे ना तो भी नौकरी से तो आगे निकल सकते हो। मतलब इतना ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मतलब इतना नहीं सब कुछ नौकरी है, मतलब नौकरी के लिए मर ही जाए ऐसा भी नहीं। बाकी तैयारी अगर करो उसमें ये होना चाहिए, मतलब समर्पण होना चाहिए पूरा, कि मेरे को तैयारी करनी है तो बस मतलब समर्पण भाव होना चाहिए कि मेरे को करनी ही है। उसमें ऐसे नहीं कि आज जिम में चले गए, आज लाइब्रेरी में मूवी देख ली, या लाइब्रेरी में जाके आप नेट चला रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। मतलब ईमानदारी से होनी चाहिए स्टडी। पढ़ाई के दौरान आपके पास फोन था कोई? हाँ सर, मोबाइल तो था, मोबाइल तो मैं रिपेयरिंग करता था तो उस समय से था। कोई सोशल मीडिया वगैरह पे आप एक्टिव थे? हाँ, सोशल मीडिया पे तो बचपन से थे, जब से मोबाइल चलाना सीखा, फेसबुक व्हाट्सएप सब पे थे। टेक्नोलॉजी वाला आदमी थे आप, तो बराबर यूज करते थे ना? हाँ, बराबर। मेरा ये सवाल है कि जो कैंडिडेट आज तैयारी कर रहे हैं, अब हर आदमी की परिस्थिति अलग अलग होती है, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है, या फिर किसी की मेंटली, क्या होता है ना, लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होती है लेकिन उनका मेंटली वो प्रिपेयर नहीं होते हैं। जो तैयारी कर रहे हैं साथी, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप कि वो अपनी तैयारी के अंदर
एक ऐसा परफेक्शन ले आए, ऐसी एक रणनीति बनाए वो लोग, बढ़िया आउटपुट यानी कि बढ़िया वो जॉब लग सके। थोड़ा युवाओं का आप मैसेज दे दीजिए एक बार। उसके लिए देखिए दोस्तों, एक चीज तो आप गांठ बांध लीजिए कि कोई भी भर्ती है, आप कितने से भी मतलब घटिया से घटिया गाइड खरीदिए, लेकिन एक ही होनी चाहिए, ये मेरी शर्त रहेगी। अगर आपने ये सोच लिया कि जैसे अभी उदाहरण दो आपको, मनोविज्ञान की देव सिंह दावे लिए हूँ, वंदना जादू लिए हूँ, या और भी लिए हूँ, कलाम के नोट्स लिए हूँ, इस पचड़े में आपको पढ़ने नहीं, एक किताब लानी है, चाहे कोई सी भी ले आओ, आप घटिया से घटिया ले आओ, एक ही सोर्स पे आपको मतलब कायम रहना है कि यही सोर्स पढ़ूंगा, इससे एग्जाम लेना। क्योंकि कोई भी गाइड है ना, उसमें से 70% तो मिलेगा, और 70% नौकरी के लिए पर्याप्त है। बाकी 10% ऐसा आएगा जो आपको, जो नॉलेज आपने अर्जित की है उसके आधार पे हो जाएगा, या आपने जो पहले पढ़ाई की है उसके आधार पे हो जाएगा, तो वहाँ पे आपका काम हो जाएगा। लेकिन एक ही गाइड होनी चाहिए सर। और सबसे ज़्यादा ध्यान देना आपको ऑब्जेक्टिव पे, कि मतलब अगर आपने ऑब्जेक्टिव टिक नहीं किए ना डेली की डेली, तो फिर आपने कोई भी पढ़ाई नहीं की। मतलब मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं आप? हाँ, डेली का डेली टेस्ट होना चाहिए, वो टेलीग्राम पे हो, चाहे आपका उमार ला के घर पे हो, लेकिन टेस्ट होना चाहिए डेली का डेली। जैसे आपने टॉपिक पढ़ा लोक देवता, तो अब शाम को आपको 100-150 क्वेश्चन लोक देवता के आपको टिक करनी चाहिए, ताकि आपका क्या है जो आपको खुद को ही लग जाए। या फिर पूरे ऑल ओवर अगर आपने तैयारी कर ली है पेपर की, अभी परीक्षा में समय बाकी है, तो ऑल ओवर पेपर पे आप टिक करिए, लेकिन डेली टेस्ट होना चाहिए सर। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी है तो फिर आपका कोई मतलब नहीं तैयारी करने, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा आपने पढ़ा भी या नहीं पढ़ा, या कहाँ कुछ छूट गया। अगर आप साथ में टेस्ट, एक तो आप एकदम से एग्जाम में बैठोगे, उस दिन आपको पता चलेगा कि आपके 150 में से 116 है, और एक अगर आप रोजाना दे रहे हो, रोजाना जैसे 116, 120, 122, 104, 5 जो भी रहता है, तो उसमें पता चलता है सर कि कौन सा टॉपिक अपना कमजोर है, मतलब कहाँ पर हम छूटे, या हमसे मतलब कौन सा टॉपिक हमसे छूट गया पढ़ने में, तो उसमें सहायता मिलती है। आप मतलब डेली अगर टेस्ट दोगे, जैसे टेलीग्राम वगैरह, हम तो जब भी हमने तैयारी की तो सीमित जो सोर्स थे उनसे की, एक गाइड थी अपने पास में, 4-5 दोस्त थे जो कि टेलीग्राम पे बने, और एक ग्रुप बनाया, उसमें से 6 लोग थे हम, 6 में से 5 लोग सिलेक्ट हो गए उस टेलीग्राम चैनल से, और सीमित संसाधनों में। अभी मेरे सारे ये चीज राजस्थान पुलिस में सिलेक्ट हुई है बाड़मेर, वो भी मतलब घर पे पढ़ के, बिना कोचिंग के, और ओनली घर पे पढ़ाई करके स्टडी। नहीं, लोगों के दिमाग में फोबिया रहता है कि यार, या फिर कोचिंग वाला बिठा रखा है कि आप कोचिंग नहीं करोगे तो आप नौकरी नहीं कर पाओगे। उस बारे में क्या विचार आपका? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो यूट्यूब पर पढ़ा है, आप सर्च कर लीजिए, जैसे सुभाष आंसर है या कोई और है, तो उनका आप सर्च करके उससे थोड़ा सा आप नॉलेज ले सकते हो कि टॉपिक को पढ़ना कैसे है। अगर मतलब देखिए जैसे बेसिक कमजोर होने किसी का, जैसे राजस्थान जी के अभी उसने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो पहली बार अगर राजस्थान जी के पढ़ रहा तो ऐसे तो समझ में कोई टॉपिक नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही बंदा 1-2 टॉपिक पढ़ेगा ना, आप भी जानते हो सर कि जो मध्यम स्तर से नीचे है वो तो तैयारी करेगा नहीं, सही बात। और जो मध्यम स्तर का है उससे ऊपर का ही तैयारी करेगा। तो जो जैसे कोई टॉपिक आपके एकीकरण वगैरह कोई समझ में नहीं आ रहा, तो 1-2 बार आप यूट्यूब से देख सकते हो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। बाकी कोचिंग में ऐसा नहीं है कि कोचिंग जाने वाले नौकरी लगे। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो सारे मतलब घर से पढ़ के लगे अधिकतर। पढ़ाई के दौरान कोई ऐसा सब्जेक्ट पर्टिकुलर जिसने आपको परेशान किया हो? हाँ सर, राजनीति अच्छा मतलब परेशान करती है। राजनीति में मतलब थोड़े पर्सन भी ढंग के पूछे जाते हैं हर बार, तो उस हिसाब से राजनीति में था थोड़ा दिक्कत। आपने टीचर के अलावा कहीं और जगह हाथ आजमाए, या फिर यूं कहूँ भाई कि आपने आज तक कोई दूसरा एग्जाम भी दिया कोई? काफी सर, सारे एग्जाम 2008 में पहला पटवारी का दिया था, उसके बाद तो सारे एग्जाम दिए हैं। कहीं सफल नहीं हुआ आप? चाहे बिना तैयारी के दिए हो चाहे तैयारी दी, सारे एग्जाम दिए। वीडियो में प्री पास हो गए थे, मेंस तक बैठे, और भी बहुत सारी भर्तियों में मतलब लगभग 1-2-4 नंबर से रह जाते थे, लेकिन मलाल नहीं था कि भाई हमने तैयारी इतनी स्तर तक की थी, क्योंकि घर पे बिना तैयारी करी थी आपने? संसाधन थे सर, मेन अपना फोकस टीचर पे था। अगर पेरेंट्स अगर ध्यान से देखे सर, तो जैसे मतलब अभी तक का बता रहा हूँ आपको आसपास का, कि जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं या जिन्होंने कभी प्राइवेट के दर्शन नहीं किए, वो लोग भी सक्सेस है, ऐसी कोई बात नहीं है सर। कहते हैं ना, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते। गुमराह तो वो हुआ है जो घर से निकला ही नहीं। इसी वाकया को चरितार्थ करते हुए हमारे मेहमान, या यूं कहूं बड़े भाई साहब, इन्होंने अपनी मेहनत के दम पर गांव से निकलकर ये मुंबई तक का रुख करे। इनकी मजबूरी थी, जॉब के लिहाज से बाहर गए, वापस इन्होंने गांव का रुख किया, घर पे रहकर बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी इन्होंने करी, और यहीं पर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे इधर बैकग्राउंड, यहीं ये बैठते थे और यहीं बैठकर इन्होंने पढ़ाई करी है। अगर आपके अंदर पढ़ाई की ललक है, लगन है,
अपने सपनों को पूरा करने का एक जुनून है तो आप निश्चित तौर पर अर्जित कर सकते हो। और ये कर दिखाया है हमारे बड़े भाई साहब शिवलाल जी ने। गांव में रहकर ये खेती से भी जुड़े हुए हैं, खेती करते हैं, ऐसा नहीं इनको खेती नहीं आती है, सारा काम इनको आता है। ये पिलाई भी करते हैं खेती की, कोई फसल है वो कटवाते भी हैं। ऐसी शख्सियतों में नाज है और तालियां बनती है ऐसी शख्सियत के लिए। अंत में गुरुदेव कोई ऐसा कोई मैसेज जो आप अपने यूथ को देना चाहो? देखिए मतलब मेरे को अपने विचार साझा करने का ये आज मंच मिला भाई सुरेंद्र चौधरी की वजह से। तो ऐसे लोगों को आप लोग सपोर्ट कर सकते हो, इनके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि इनका मनोबल बढ़े और ये मतलब आगे से आगे जो देहात में प्रतिभाएं छुपी है उनको निकाल के लाए। और भाई सहायता भी करते हैं। और जैसे मैं भी अभी टीचर बना हूँ तो मैं भी टेलीग्राम पे जो है टॉपिक वाइज टेस्ट करवाता हूँ लोगों का, जैसे जैसे मेरे को समय मिलता है। तो ऐसे लोग है, ये भी भाई सुरेंद्र चौधरी ये भी सहायता करते हैं लोगों की। और लोगों की सहायता के लिए और मतलब बच्चों की मोटिवेशन के लिए ही इन्होंने ये काम स्टार्ट किया है। इनको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाओ जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आने वाले रविवार को ऐसे ही किसी अन्य शख्सियत के साथ। तब तक आप इन कहानियों को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, अपने परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए, अपने पेरेंट्स को आप इन कहानियों को बताइए, ताकि एक जो सबसे बड़ी समस्या है गांव देहात के अंदर, पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं गलती रहती है, वो अपने बच्चों पर पूर्णतः विश्वास नहीं करते हैं। और उसके पीछे रीजन है आजकल की जो बेरोजगारी वाला जो माहौल है। और यूं कहूं ये जो सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं ना कहीं इसने एक भ्रांति फैला दी है माँ बाप के दिमाग के अंदर। एक ऐसा कुतर्क दिमाग के अंदर बैठा दिया कि यार जो मोबाइल चलाता है कैंडिडेट वो पढ़ाई नहीं करता है। गुरुदेव के पास में 10th के बाद ये जॉब करते थे, प्राइवेट जॉब, तब से इनके पास फोन है और हमेशा ये फोन का यूज करते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो कोई भी चीज हो, इन्होंने दबा के फोन का यूज किया है और बढ़िया से ये इन्होंने सफलता भी अर्जित करी है। तो ऐसा नहीं है, अगर पेरेंट्स ही वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने होनहार पर, अपने बच्चों पर विश्वास जरूर रखें। जहां भी आज वो है, जिस किसी भी फील्ड में वो तैयारी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब हो, जैसा कि गुरुदेव ने बताया, एक प्राइवेट जॉब कई गुना अच्छी है सरकारी जॉब से। तो मेरा पेरेंट्स से ये थोड़ा निवेदन है कि आपका बच्चा अगर प्राइवेट जॉब के अंदर उसका इंटरेस्ट है तो उसको करने दे। हो सकता है आपने मतलब उसको फोर्स करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए भेज दिया और वो उसको वांछित परिणाम नहीं मिलता है, तो आप उसको बेचारे को उसका हौसला दबाओगे, तो ऐसा नहीं करना है। एकमात्र शख्स आप ही है जो बच्चों की इन कठिन परिस्थितियों में इनके सहभागी बन सकते हैं, इनके साथी बन सकते हैं। तो इन कहानियों को मेरे भाइयों से निवेदन है, इन कहानियों को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, ताकि उनको भी ये कहानियां पता लग सके और उनके अंदर भी एक भावना पैदा हो कि मुझे भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करना है और बढ़िया सफलता मुझे अर्जित करनी है। आप सभी से निवेदन है, कहानियों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले रविवार ऐसे ही किसी अन्य शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।